शाम का समय था। राहुल अपने बचपन के दोस्त हेनरी के साथ गोवा बीच पर था। वो दोनों गोवा के ही रहने वाले थे। यार हेनरी, हम दोनों वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करते हैं, मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। और तो और हमारी कुछ वीडियोस में व्यूज भी कितने कम आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हेनरी। अगर ऐसे ही हाल रहा ना तो फिर हमारा चैनल डाउन हो जाएगा। वो तो होना ही था। शुरुआत में तुमने अपने व्यूअर्स से इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मार दी। अरे यार, शुरुआत में तो सभी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मैंने भी कर दी। मुझे लगता है कि अब हमें किसी ऐसी जगह का वीडियो बनाना चाहिए जहां इंसान दिन तक में जाने से कतराता हो। लोगों को ऐसी वीडियोस में बहुत दिलचस्पी होती है। राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। अच्छा, कहां पर? गोवा से 10 किलोमीटर दूर एक जंगल है। कहते हैं उस जंगल में जाकर बहुत कम ही लोग वापस आ पाते हैं। कहीं तो उस जंगल की बात तो नहीं कर रहा जो पूरे गोवा में रेड फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है? हाँ, मैं उसी जंगल की बात कर रहा हूँ। आज रात हम दोनों उस जंगल में जाएंगे और वीडियो फुटेज अपने चैनल पर लाइव चलाएंगे। फिर तो मजा आ जाएगा दोस्त। मैं ठीक 10 बजे तेरे घर पर आ जाऊंगा और मैं बाइक पर बाहर ही तेरा इंतजार करूंगा। रात में हेनरी तैयारी करने लगा। तभी उसका बड़ा भाई डैनियल उसके पास आकर बोला, टाइम देख रहे हो हेनरी? रात के 9:30 बज रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और मेरा दोस्त यूट्यूबर्स हैं, तो मैं अपने काम के सिलसिले में उसी के साथ कहीं जा रहा हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये फालतू की चीजें छोड़कर कोई काम धंधा करो, कुछ पैसे घर पर आएंगे। भैया, आजकल यूट्यूबर भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। देखना, जब मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा ना, तब आपको मुझ पर गर्व होगा। ये सब बातें छोड़ो। तुम्हें पता है ना कि रात का डिनर फादर हमारे घर का ही करते हैं। जाओ, ये डिनर चर्च में फादर को दे आओ। भैया प्लीज आप दे आइए ना। राहुल मेरा अपने घर के बाहर इंतजार कर रहा होगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो हेनरी। मगर हेनरी डैनियल की बात को सुने बगैर घर से बाहर निकल गया। डैनियल गुस्से से दांत पीसता हुआ रह गया और टिफिन लेकर वो चर्च की ओर चला गया। तुम तो आज अपने छोटे भाई को भेजने वाले थे ना? आजकल के बच्चों को तो आप जानते हैं फादर, बड़ों की बात सुनने का उनके पास समय कहाँ होता है। चिंता मत करो डैनियल, हेनरी अभी नौजवान है। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसमें भी समझदारी आ जाएगी। इधर हेनरी राहुल के घर पर पहुंच गया। राहुल बाहर बाइक पर उसका ही इंतजार कर रहा था। हेनरी उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। कुछ ही देर में राहुल की बाइक हवा से बातें करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद राहुल और हेनरी सुनसान जंगल में खड़े हुए थे। ये जगह तो वाकई बहुत डरावनी है राहुल। जल्दी से अपना आईफोन निकाल। हेनरी ने अपना आईफोन निकाल लिया और उसे देखने लगा। लेकिन राहुल, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। ठीक से चेक करो। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी किसी के कदमों की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। क्या यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है? नहीं यार, यहाँ पर तो सन्नाटे और वीराने के अलावा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी अचानक उन दोनों के सामने एक अजीब सा दिखने वाला दुबला पतला व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने अपने सिर पर गोल हैट लगाया हुआ था। वो व्यक्ति उनसे थोड़ी दूरी पर था। रात के अंधेरे में उसका चेहरा उन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था। वो व्यक्ति भारी आवाज में बोला, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम दोनों दोस्त यूट्यूबर हैं, लेकिन आप कौन हैं? क्या तुम दोनों ने मिस्टर जोनाथन का नाम नहीं सुना? जोनाथन का नाम सुनकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। जोनाथन के बारे में तो सारा गोवा जानता है। कहीं तुम उस साइको की बात तो नहीं कर रहे जो आज से 40-50 साल पहले लापता हो गया था? उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो एक साइको किलर था, एक हत्यारा। लेकिन मैं उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि वो लोगों ने सिर्फ बच्चों को डराने के लिए एक कहानी बनाई थी। हेनरी की बात सुनकर अचानक वो व्यक्ति अजीब से अंदाज में हंसने लगा और धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। अब उस व्यक्ति का चेहरा उन दोनों को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा देखकर उनके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उस व्यक्ति के चेहरे की खाल उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी।
जिस पर असंख्य कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल अंगारे जैसी लाल थी। उस व्यक्ति ने जैसे ही अपने सिर से हैट उतारा तो राहुल और हेनरी को अपने शरीर का खून जमता हुआ सा महसूस हुआ। उन दोनों ने देखा कि उसका भेजा उसके हैट के साथ चिपक कर बाहर निकल कर आ गया था। अचानक वो मुस्कुराता हुआ उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम्हें ये जानकर खुशी भी होगी और अफसोस भी होगा कि तुम जिसे साइको और हत्यारा बोल रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी राहुल और हेनरी की आंखों में एक तेज धमाका हुआ और वो दोनों एक चीख के साथ वहीं पर मृत होकर गिर पड़े। अगले दिन उन दोनों की लाशें पुलिस को जंगल में मिली। डैनियल का रो रो कर बुरा हाल था। ज्यादा रोकर अपने आप को तकलीफ मत दो डैनियल, ईश्वर को यही मंजूर था। फादर, काश जाने से पहले वो मेरी एक बार बात सुन लेता। मैं उसे आपके पास भेजने वाला था। फादर, अगर वो यहाँ नहीं आता तो आज वो जीवित होता। ये सब दिल को बहलाने की बातें होती हैं डैनियल। सच तो ये है कि हेनरी और राहुल को इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। अगले दिन उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फादर अपने चर्च के अंदर तेजी से चहलकदमी कर रहे थे कि तभी चर्च के अंदर एक लंबी चौड़ी कदकाठी का नौजवान और एक सुंदर महिला फादर के सामने आकर खड़े हो गए। तुम दोनों कौन हो? मेरा नाम चार्ल्स है। मैं गोवा का नया इंस्पेक्टर हूँ और ये मेरी पत्नी एना है। ये एक पत्रकार है। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है फादर। कहो, मुझसे क्या बात करनी है? फादर, हमें कल के हादसे के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। फादर, बात ये है कि जिस जंगल में कल 2 लड़कों की बुरी अवस्था में लाशें मिली, उनकी हत्या ठीक उसी प्रकार की गई है जैसा आज से 38 साल पहले गोवा में हत्याओं का सिलसिला चालू हुआ था। हमें डर है फादर कि वो साइको जिसने 38 साल पहले गोवा में आतंक ढा दिया था, कहीं वो वापस तो नहीं आ गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माय सन? और फिर उस साइको किलर से मेरा क्या लेना देना? हमने पुरानी फाइलों की जांच की है फादर, और हमें ये पता लगा है कि 38 साल पहले जोनाथन नाम का एक बूढ़ा शख्स इस चर्च में साफ सफाई का काम किया करता था और उसी वक्त आप इस चर्च में नए नए फादर बने थे। पूरे गोवा में सिर्फ आप ही वो शख्स हैं जो उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी थी मैं 38 साल पहले पुलिस को दे चुका हूँ माय चाइल्ड। फिर भी आप हमें उसके बारे में कुछ तो बता सकते हैं ताकि हमें इस केस में कुछ मदद मिल सके और हम उसे पकड़ लें ताकि और बेगुनाह मरने से बच जाएं। तुम दोनों बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। जोनाथन आज से 38 साल पहले 55 साल का था। अरे अब तक तो वो मर गया होगा। और फिर उस रेड फॉरेस्ट के बारे में कौन नहीं जानता? वो जंगल एक हॉन्टेड जंगल है। वहाँ तो लोग वैसे भी अक्सर लापता हो जाते हैं। फादर, फाइल्स के मुताबिक जोनाथन उसी रेड फॉरेस्ट में पुलिस से बचकर भागा था और उस दिन के बाद वो आज तक नहीं मिला। लेकिन कल की हत्याएं बता रही है कि शायद वो अभी भी जीवित है। ठीक है, अगर मेरे वहाँ जाने से तुम सब लोगों को मदद मिलती है तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। फादर ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर डैनियल आकर खड़ा हो गया। फादर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। डैनियल, तुम्हारी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं फादर, इस दुनिया में सिर्फ मेरा इकलौता छोटा भाई ही था जो कि अब नहीं रहा। मैं उस हत्यारे को अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ फादर। कुछ ही देर में फादर, डैनियल, चार्ल्स और एना रेड फॉरेस्ट में खड़े हुए थे जहाँ पर अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। तभी उन सब के कानों में घंटे की आवाज टकराई। फादर आश्चर्यचकित होकर बोले, अजीब बात है, ये तो चर्च की घंटी की आवाज है, लेकिन इस जंगल में तो चर्च के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अगर घंटी बजी है तो यहाँ पर चर्च भी जरूर होगा। फादर, हमें उसे ढूंढना होगा। और वो सब लोग घंटे की आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर के बाद वो सब एक बहुत पुराने चर्च के सामने खड़े हुए थे।
रात की चादर ने पूरे जंगल को लपेट लिया था। रात के 8 बज चुके थे। उस जंगल में जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। फादर डैनियल, चार्ल्स और एना धीरे धीरे कदमों से चर्च के सामने जा पहुंचे और वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। चर्च के बाहर एक अजीब सी भयानक मूर्ति रखी हुई थी। अजीब बात है, इस तरह की मूर्तियां तो जोनाथन बनाया करता था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बरसों पहले जोनाथन ईश्वर का भक्त था, मगर पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। उसकी दिलचस्पी मूर्तियां बनाने में लग गई और वो अजीबोगरीब दिखने वाली बड़ी भयानक मूर्तियां बनाने लगा। और वो लोगों से कहता था कि ये मूर्तियां रात में जीवित होकर उससे बात किया करती हैं। उसके बाद वो चर्च से चला गया। चर्च से जाने के बाद ही गोवा में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो पूरी तरह से साइको हो चुका था। वो लोगों को सिर्फ इस बात पर बड़ी बेरहमी से मार देता था कि वो ईश्वर के भक्त क्यों हैं। एना ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज हवा का झोंका उन सबके गालों से बुरी तरह से टकराया और अचानक से किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। एक काली रोशनी के साथ कुछ ही क्षणों में वही दुबला पतला व्यक्ति उन सबके सामने खड़ा हुआ था। वो उनसे थोड़ी दूरी पर था। उसका चेहरा किसी को भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तुम्हें जीवित नहीं होना चाहिए, तुम तो जोनाथन हो। फादर की बात सुनकर चार्ल्स ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और ताबड़तोड़ गोलियां उस भयानक दिखने वाले शख्स के ऊपर चला दी, मगर गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अचानक वो भयानक दिखने वाला व्यक्ति, जो कि असल में जोनाथन था, हंसता हुआ उन सब की ओर देखकर बोला, तुम सबको तुम्हारी यहाँ पर मौत खींच कर लाई है। बेवकूफ इंसान, इंसानों की बनाई हुई ये लोहे की पिस्टल मेरे सामने खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन तुम जीवित कैसे हो जोनाथन? फादर, अजीब बात है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह किसी समय ईश्वर का भक्त था। फिर एक दिन अचानक मेरे सपने में एक शैतान जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति आया और उसने मुझे अमर बनाने का वादा किया। अमर कौन नहीं बनना चाहता फादर? और देखो, आज मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूँ। इतना बोलकर जोनाथन धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उन चारों के सामने आकर खड़ा हो गया। जोनाथन का चेहरा देखकर डैनियल, एना और चार्ल्स के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। जिसे तुम अमरता कह रहे हो मूर्ख, उसे अमर होना नहीं कहते। कभी आईने में तुमने चेहरा भी देखा है अपना? तुम इंसान से शैतान बन चुके हो। सही कहा तुमने फादर। 38 साल पहले मैं पुलिस की गोलियों से घायल होकर इसी चर्च के बाहर छुपा हुआ था। तब मेरे सपने में शैतान आया। उसने मुझसे मेरी आत्मा का सौदा करने के लिए कहा। इतना बोलकर जोनाथन डैनियल और चार्ल्स की ओर बुरी तरह से घूरने लगा। उसके घूरते ही उन दोनों की आंखें एक धमाके के साथ फट गई। वो दोनों दर्द भरी अवस्था में दिल दहला देने वाली चीख के साथ गिर पड़े। ये देखकर फादर क्रोधित अवस्था में जोनाथन की ओर देखकर बोले, जोनाथन, तूने भले ही शैतान के साथ सौदा किया हो, लेकिन तू बिल्कुल मूर्ख है। तुमने मुझे ये बात बताकर अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि शैतान ने तुझसे एक शर्त पर अमर बनाने का वादा किया था कि तुझे चर्च के अंदर उसकी मूर्ति बनानी होगी। अगर मैं ये मूर्ति तोड़ देता हूँ तो शैतान के साथ तेरा किया गया सौदा भी टूट जाएगा। इतना बोलकर फादर बगल में रखी हुई कुल्हाड़ी उठा लेते हैं और उस मूर्ति पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। जैसे ही मूर्ति धड़ से अलग हुई, जोनाथन एक जोरदार चीख के साथ काले धुएं में परिवर्तित हो गया और जमीन के अंदर समा गया। खत्म हो गया शैतान और खत्म हो गया साइको का किस्सा। एना फादर के साथ नम आंखों से उस रेड फॉरेस्ट से घर आ गई। मैडम, आपकी ये न्यू बुक हॉन्टेड स्टोरीज पर है। क्या आपकी बुक में कोई रियल हॉन्टेड जगह की स्टोरी है? जी हाँ, बिल्कुल है। होटल न्यू स्प्रिंग की।
मैडम, क्या आप हमें कोई स्टोरी सुना सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। होटल न्यू स्प्रिंग भुवनेश्वर का बहुत ही नामचीन और आलीशान होटल था, पर इस होटल में हुई कई घटनाएं बहुत ही अजीबोगरीब है। 1956 में इस होटल में मिस्टर बोस नाम के एक गेस्ट रहने आए थे। उनकी उम्र 50 साल थी। जब वो लगातार 5 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो होटल मैनेजर ने कमरा खुलवाया। वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। मिस्टर बोस जमीन पर मरे हुए थे। जांच से पता चला कि उन्होंने जहर खाया था। इस घटना के बाद होटल न्यू स्प्रिंग में कई और घटनाएं घटी। सन 1960 की बात है। लारा और जोसेफ शादी करके सीधा होटल न्यू स्प्रिंग पहुंचे अपना हनीमून मनाने। उन लोगों ने अपने रूम में चेक इन किया। आई लव यू इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। आई लव यू टू। तुम वेट करो, मैं शावर लेके आती हूँ। जल्दी आना, मुझसे ज्यादा वेट नहीं होगा। थोड़ा तो इंतजार करना ही होगा। प्लीज। आती हूँ, नाउ वेट। जोसेफ लारा के लौटने का इंतजार कर रहा था। उनकी शादीशुदा जिंदगी की ये पहली रात थी और जोसेफ बहुत ही एक्साइटेड था। जैसे ही लारा शॉवर से बाहर आई, जोसेफ ने उसे गले लगा लिया, पर लारा ने जोसेफ को धक्का दे दिया। क्या हुआ? What's wrong, लारा? लारा? लारा का बर्ताव बिल्कुल अलग था। वो पहले वाली लारा नहीं थी। वो ना आंखें झपक रही थी, ना ही कोई हलचल कर रही थी। बस उसकी आंखों में आग थी। लारा किसी के वश में थी। उसने जोसेफ की ओर गुस्से से देखा और सीधे रूम की खिड़की की ओर चलने लगी। और इससे पहले कि जोसेफ कुछ समझ पाता, वो खिड़की से नीचे कूद गई। लारा! लारा की वही मौत हो गई। लारा की जिंदगी का बेस्ट दिन उसका आखिरी दिन बन गया। लारा की मौत के बाद होटल न्यू स्प्रिंग ने कई और जानें ली, जिस वजह से होटल को सुसाइड होटल के नाम से जाना जाने लगा। होटल न्यू स्प्रिंग चलेंगे? नहीं भाई, वो सुसाइड होटल है। वहाँ कई सारे भूत रहते हैं। मैं क्या, कोई भी इस समय उस होटल में नहीं जाएगा। पर भाई, मेरा जाना अर्जेंट है। आप चाहो तो ज्यादा पैसे ले लो। मुझे पैसे की नहीं, अपनी जान की फिक्र है। मैं नहीं जाऊंगा। शाम के बाद तो ऑटो वाले भी होटल न्यू स्प्रिंग के रास्ते नहीं आते थे और इसी वजह से धीरे धीरे होटल के कस्टमर्स कम हो गए थे। सन 1985 कालिया नाम का एक सीरियल किलर इसी होटल में रहता था। वो किसी और शक्ति की वश में था और इसी दौरान उसने एक एक करके 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माना जाता है कि कालिया की आत्मा अभी भी इस होटल में रहती है और मासूम लोगों का शिकार करती है। वैसे तो कई और डरावनी घटनाएं होटल न्यू स्प्रिंग में हुई थी, पर उनमें से सबसे अजीब थी शनाया की कहानी। शनाया एक 21 वर्ष की लड़की थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। जनवरी 26, 2016 को शनाया भुवनेश्वर में एक सोलो ट्रिप पर पहुंची थी। वो भूतिया होटल न्यू स्प्रिंग में ही ठहरने वाली थी। जब वो होटल न्यू स्प्रिंग पहुंची तो वो बहुत खुश थे। उसने अपनी माँ को कॉल किया। हेलो मॉम। हेलो मॉम, मैं होटल पहुंच चुकी हूँ और चेक इन भी कर लिया है। तुम कितने दिन इस होटल में रहोगी? 4 दिन, फिर यहाँ से वापस दिल्ली लौटूंगी। ओके, खाना टाइम पर खाना और अपना ख्याल रखना। हाँ मॉम, बाय, लव यू। बाय, लव यू टू स्वीट हार्ट। शनाया ने होटल न्यू स्प्रिंग के रूम में चेक इन किया। अब तक सब कुछ ठीक था, पर अचानक शनाया को कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी।
अचानक उसकी रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। उसे लगने लगा जैसे कोई है। कौन है? कौन है वहां? फिर लाइट्स का बंद चालू होना रुक गया। शायद पावर फ्लक्चुएशन हुआ होगा। मैं भी कितनी बुद्धू हूं। मेरे अलावा इस कमरे में और कौन होगा? ऊपर से ये दिल्ली थोड़ी है। शनाया आराम से बेड पर लेट गई और थकान के मारे उसे नींद आ गई। फिर से उसके कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। कोई साया उसके कमरे में घूम रहा था। शनाया डरकर उठी। जरूर इस कमरे में कोई है। कमरे की लाइट्स ऑफ थी और शनाया को ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कोई है। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? और अचानक उसके सामने एक काला साया खड़ा था। शनाया डर गई। वो भागने के लिए उठी ही थी कि वो साया गायब हो गया। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच था या उसकी कल्पना। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शनाया काफी देर तक वहीं बैठकर रोती रही। फिर उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना थी और शायद उसे आराम की जरूरत थी। शनाया शावर लेने वॉशरूम में गई। वॉशरूम की भी लाइट बार बार बंद चालू होने लगी। शनाया डर गई। जब शनाया नहाकर अपने रूम में वापस लौटी तो बेड पर उसे एक साया दिखने लगा। कौन हो तुम? कौन हो? वो साया शनाया को देखकर हंस रहा था। शनाया बहुत डरी हुई थी और फिर उस साये ने शनाया का पीछा करना शुरू किया। शनाया दौड़ते हुए लिफ्ट की ओर गई और उसने लिफ्ट के अंदर के सारे बटन दबा दिए। जब भी लिफ्ट रुकती वो झांक कर बाहर देखती, कहीं वो साया उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। अचानक 10th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी और वो साया लिफ्ट में घुस गया। शनाया सहम गई। सीसीटीवी में शनाया की हरकतें रिकॉर्ड हो रही थी पर वो साया नहीं दिख रहा था। सिर्फ शनाया को ही पता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चले जाओ। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। जब अगली बार लिफ्ट का दरवाजा खुला तो शनाया बाहर निकली और वो साया भी। शनाया सोच रही थी कि वो उस साये को चकमा देकर भाग जाएगी, पर जब वो साया शनाया के नजदीक आया तो उसकी रूह कांप गई। प्लीज मुझे जाने दो। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। फिर शनाया के साथ क्या हुआ ये एक रहस्य है। 4 दिन बाद शनाया की मां ने शनाया की मिसिंग कंप्लेंट करवा दी, क्योंकि 4 दिनों से शनाया का एक भी कॉल नहीं आया था। पुलिस ने भी शनाया की खोज शुरू कर दी पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला सिवाय उस लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज के। और उस सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो साया कैद हुआ ही नहीं था। फरवरी 19 तारीख को होटल के वाटर टैंक के अंदर शनाया की लाश थी। पुलिस ने बहुत इंक्वायरी की पर अब तक किसी को नहीं पता कि शनाया होटल के टेरेस टैंक तक कैसे पहुंची। क्या शनाया को किसी भूत ने अपने वश में कर लिया था? ये आज तक रहस्य है। वाह, ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। ऐसी ही कई कहानियां मेरी बुक में है। हम आपकी ये बुक जरूर पढ़ेंगे। पर शनाया के साथ क्या हुआ होगा? वो लिफ्ट वाला फुटेज बहुत अजीब है। हाँ बिल्कुल, इतना तो पक्का था
कि उसके साथ लिफ्ट में कोई था, लेकिन वो कौन था वो पता नहीं। होटल न्यू स्प्रिंग में किसका भूत है? किसका नहीं, कितने पूछिए। अब तक वहां जितनी मौतें हुई हैं सबके भूत वही होंगे। क्या आप कभी होटल न्यू स्प्रिंग जाएंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है। हाँ, पर अगर किसी को सुइसाइड करना हो तो वो सुइसाइड होटल जरूर जाएं। तो ये सच है कि होटल न्यू स्प्रिंग सच में हॉन्टेड है और हमें ऐसी जगह से दूर ही रहना चाहिए।